हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, इन्फॉर्मेशन ये है कि हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है। अब इस टेलीग्राम चैनल की लिंक हम आज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस वीडियो के नोट्स और आप अपने विषय की संबंधित जानकारी वहाँ से पा सकते हैं और वहाँ से आप शेड्यूल देख सकते हैं कि आपका शेड्यूल वीडियो आपकी कब अपलोड होती है। ये तमाम चीज़ें आप टेलीग्राम चैनल से देख सकते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन करना है, जिस भी फ्रेंड्स को, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी रहेगी, वहाँ से ज्वाइन कर सकता है। अब हम क्लास 10 साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे। इसमें आपको चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ाई जा रही थी। एक बात ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर से, इस हेडिंग से प्रॉपर 2 नंबर पक्का ये आपको मिलेगा। पक्का है कि यहाँ से 2 नंबर आपको मिलेगा। आप थंबनेल देखेंगे तो 2 नंबर पक्का, ये सही है और वादा है कि 2 नंबर यहाँ से आएगा ही, कन्फर्म है। अब कल हमने क्या पढ़ा? प्रकाश क्या होता है, व्हाट इज लाइट, लाइट क्या होती है। तो कल हम बताए कि लाइट होती क्या है। तो आपने कहा था कि लाइट एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारी आंखों पर संवेदना उत्पन्न करती है और उसके जरिए से हम किसी वस्तु को देखते हैं। और आप पूरे संसार में, पूरे ऑल वर्ल्ड में कहीं भी जाइए तो आपको हमेशा लाइट की ज़रूरत पड़ती है, लाइट प्रोपेगेट होने की ज़रूरत पड़ती है, लाइट को संचरण होने की ज़रूरत पड़ती है, तब आप वहाँ से किसी भी वस्तु का इमेज देख पाते हैं। तो ये होता है लाइट। आज का हमारा टारगेट क्या है? आज क्या पढ़ना है? प्रकाश के स्रोत, सोर्सेज ऑफ लाइट। सेकंड, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। थर्ड, प्रकाश का संचरण, प्रोपगेशन ऑफ लाइट। फोर्थ, प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम। वेरी इंपॉर्टेंट ये है, आपका क्वेश्चन जो बनने वाला है 2 नंबर पक्का, यहां से क्वेश्चन बनेगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट के अंतर्गत रखेंगे। प्रकाश का परावर्तन तथा इसके नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज। 2 रूल हैं आपके प्रकाश परावर्तन के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अब परावर्तन जो होगा वो समतल सतह से भी होगा और गोलीय सतह से भी होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग, सोर्सेज ऑफ लाइट, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तो सोर्सेज ऑफ लाइट में आप क्या कह सकते हैं? यानी सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब होता है जिससे हमें कोई चीज मिलती है। जैसे हमको लाइट जिससे मिलेगी उसको क्या कहेंगे? सोर्सेज ऑफ लाइट कहेंगे। यानी हम इसमें क्या बता सकते हैं? प्रकाश के स्रोत में ये कहा जा सकता है कि ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। अब आप अपने आसपास में या आप अपने घर में ये देखते होंगे कि लाइट हमें किस किस चीज से मिलती है। अनुभव कीजिए, आप लाइट किस किस चीज से पाते हैं? बैटरी होगी उससे पाते हैं, बल्ब होगा उससे मिलता है, मोबाइल की लाइट होती है उससे मिलता है, या आप सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत एक देखते हैं जो गॉड द्वारा गिफ्टेड है, हमको गिफ्ट में मिला हुआ है, जिसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। तो हमारा स्रोत 2 चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो नेचुरल हो सकता है और एक आपका ह्यूमन प्रिपरेशन हो सकता है, यानी एक मानव द्वारा बन सकता है और एक प्रकृति द्वारा हो सकता है। तो स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रकृति का और एक मानव निर्मित होता है। एक प्रकृति द्वारा निर्मित होता है और एक मानव द्वारा निर्मित होता है। यानी एक गॉड गिफ्टेड जो है, गॉड गिफ्टेड यानी जो गॉड की तरफ से मिला हुआ है वह है, और एक मानव जो खुद से बनाता है। जैसे बल्ब का आविष्कार एडिसन ने सबसे पहले किया, तो एडिसन मानव थे तो मानव निर्मित हो गया। यानी बल्ब जो स्रोत आपका है ये मानव निर्मित है। लाइट है, कोई भी लाइट हो, आप मोबाइल की लाइट देखिए या बैटरी की लाइट देखिए, किसी भी लाइट को देखिए तो वो मानव निर्मित है। वह क्या है? मानव निर्मित है। लेकिन सूर्य को देखेंगे,
सूर्य यानी सूर्य एक ऐसा स्रोत है जो अपनी प्रकाश को हमेशा उत्सर्जित करता रहता है और इसको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती है। तो ये प्राकृतिक है। ये क्या है? प्राकृतिक है। यानी ऐसा स्रोत जो किसी वस्तु से प्रकाश ना लेकर के भी वस्तु का प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। और ऐसा स्रोत जो किसी वस्तु से प्रकाश को इकट्ठा कर ले, प्रकाश को एकत्रित कर ले, उसके बाद प्रकाश का उत्सर्जन करे, तो ऐसे स्रोत को मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे मानव निर्मित में आप बल्ब कह सकते हैं, आप मोबाइल की लाइट कह सकते हैं, और आप मोबाइल के लाइट के अलावा आप इसके अतिरिक्त तो टार्च कह सकते हैं, बैटरी, मोमबत्ती आती है, मोमबत्ती भी यही इसी मानव निर्मित में ही आएगी, मानव द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये एक टॉपिक कंप्लीट हुई। प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, ऐसी सभी वस्तुओं को प्रकाश के स्रोत कहते हैं। वह वस्तुएं सब प्रकाश के स्रोत कहलाती हैं। और स्रोत दो प्रकार के, प्रकृति और मानव, यानी प्राकृतिक यानी नेचुरल और ह्यूमन, जो ह्यूमन द्वारा बनाई गई हो और जो एक नेचुरल होती है, जो जिसको हम गॉड गिफ्टेड बोलते हैं। दूसरा है प्रकाश की प्रकृति, दूसरी हेडिंग है। आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है, इसके बाद हम हेडिंग वाइज आगे बढ़ते रहेंगे और इसको हम आगे की तरफ टॉपिक को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो नोट कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं हम, पूरा टॉपिक हमको इरेज करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस बहुत कम है। तो आप यहाँ से इसको देखेंगे। अब ये टारगेट हमारा क्या था, आप टारगेट समझ गए, 2 नंबर पक्का ये हमारा टारगेट है। आज हमको 2 नंबर पक्का करना है, अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का करना है। तो दूसरी टॉपिक हमारी है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, ये आपकी नई हेडिंग होगी, आप नई हेडिंग बनाएंगे, प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट, नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति। तो नेचर ऑफ लाइट में आप क्या देखेंगे? कल जब वीडियो आपको मिली होगी तो उसमें बताया गया होगा कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी प्रकाश जो है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग की तरह आगे संचरित होता है। तो सबसे पहली प्रकृति आप यही कह सकते हैं कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, इसको भी समझ लीजिए। यानी सबसे पहला यही बताएंगे कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ऐसी तरंग जिसको संचरित होने के लिए, जिसको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो। माध्यम का मतलब यह है कि जिसको किसी मीडियम पे डिपेंड ना रहना पड़े, किसी माध्यम पे डिपेंड ना रहना पड़े, वो हर माध्यम में चल सके। एयर हो वहाँ भी चल सके, वाटर हो वहाँ भी चल सके, और सॉलिड हो वहाँ भी चल सके, तो हर माध्यम में चल सके। तो ऐसे उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश को भी क्या माना गया? प्रकाश को भी विद्युत चुंबकीय तरंग माना गया। तो आप इसका मतलब एक पॉइंट और यहां से बता सकते हैं कि प्रकाश को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है या नहीं पड़ती है, नहीं होती है। तो प्रकृति में 2 चीज आप देख लिए। एक तो आपने ये देखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग की होती है, दूसरा ये देखा कि प्रकाश को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की कोई जरूरत नहीं होती है। यानी हमें माध्यम की जरूरत नहीं है, माध्यम रहेगा तो भी प्रकाश चलेगा, नहीं रहेगा तो भी प्रकाश चलेगा। तो यहाँ पर आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में ये करना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल अधिकतम कितना होती है, इसको याद रखिएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये छोटी चीज है,
जीएस का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ये प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, यानी 1 सेकंड में इतना मीटर जाएगा प्रकाश, 1 सेकंड में इतना मीटर की दूरी तय करेगा प्रकाश। ये हो गया। इसके बाद अगर आगे बढ़े तो हमें प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कल बताई गई थी, जिसमें आपको V से लेकर के R तक बताया गया था। अर्थात जो विजिबल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होता है, दृश्य प्रकाश यानी विजिबल लाइट जो होती है, दृश्य प्रकाश, यह होती है V से लेकर के R तक, V से लेकर के R तक। अब V से लेकर के R तक जो होता है, इसमें 7 कलर आते हैं। 7 कलर कौन कौन से? V, I, B, G, Y, O, R। 1 2 3 4 5 6 और 7। V का मतलब होगा वायलेट, I का मतलब होगा इंडिगो, B का मतलब होगा ब्लू और G का मतलब होगा ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज और R का मतलब रेड। यानी इस 7 कलर को एक कंबाइन में हम देखेंगे तो एक प्रकाश स्रोत एक प्रकाश किरण बनती है। ये दृश्य प्रकाश की एरिया होती है। अब इनमें सबकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग है। मैं आपको तरंगदैर्घ्य प्रकाश बताया था इसके पिछली वीडियो में कि सबसे जो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होगी, सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगी, वो होगी बैगनी कलर की, वायलेट कलर की। कहाँ से कहाँ तक होती है? 4000 से लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 4500 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। और सबसे अधिकतम जो तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, तरंगदैर्घ्य को वेवलेंथ कहते हैं इंग्लिश में। तो सबसे मैक्सिमम होती है रेड की, लाल कलर की। लाल कलर की होती है लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। और इसके बीच में बाकी सब आते हैं, I, B, G, Y, O, इसके बीच में सब आते हैं। मिनिमम ये है और मैक्सिमम ये है। अब इसको याद रखिएगा, क्योंकि आप रिफ्रैक्शन जब पढ़ेंगे या आप जब रिफ्रैक्शन बाय द प्रिज्म पढ़ेंगे, जब आप प्रिज्म द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे या प्रकाश का वर्ड विषय पर पढ़ेंगे, तो आपको वहां तरंगदैर्घ्य याद रखनी पड़ेगी। अब जैसे ये तो आपने निर्वात में देख लिया, और निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं, C से, ध्यान रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल को C से लिखते हैं। तो ये दृश्य प्रकाश होता है। ये 2 पॉइंट आप याद रखिएगा। तीसरी पॉइंट ये कि अगर सपोज कर लो कोई मीडियम है, उसकी तरंगदैर्घ्य हमें लेमडा दी गई हो, लेमडा, क्योंकि वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य को लेमडा से लिखते हैं। लेमडा ये है, ये क्या है? लेमडा, ये लेमडा है, ठीक है। अगर किसी माध्यम की तरंगदैर्घ्य लेमडा हो और निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल C हो, तो उसके आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और प्रकाश की चाल में संबंध है। फार्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, C बराबर F इंटू लेमडा, C बराबर F इंटू लेमडा। यहाँ C क्या है? C निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल है, जो आपको बताया गया अभी। F क्या है? F फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, आवृत्ति। और L, ये लेमडा क्या है? लेमडा तरंगदैर्घ्य है। लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो प्रकृति में एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा, प्रकाश की प्रकृति में C बराबर C इक्वल टू F अपान लेमडा। अब हमको क्या निकालना रहेगा? जैसे C की वैल्यू फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ना इससे कम होगी, ये कांस्टेंट वैल्यू है। C हमेशा हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रखेंगे हमेशा। F की वैल्यू दे करके लेमडा की वैल्यू पूछ सकता है, या लेमडा की वैल्यू दे करके F की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्या पूछेगा। जैसे इसमें से 2-3 वैल्यू हैं, तो एक तो ऑलरेडी आपको पता है, एक देगा और एक पूछ लेगा। कोई भी वैल्यू पूछ सकता है, या पूछ सकता है या लेमडा पूछ सकता है आपसे। तो C बराबर F इंटू लेमडा, ये याद रखिएगा। और इसमें हर एक चीज को याद रखिएगा। C क्या है? C निर्वात में प्रकाश की चाल है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। और F क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लेमडा क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी लाइट यानी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य। तो अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य समझ गए होंगे, और इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, अगर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। इसके बाद 2-1 पॉइंट और इसकी प्रकृति में देखेंगे, उसके बाद फिर हम अगले हेडिंग को, अगले टॉपिक को देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या आपका। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से बनता है, यानी प्रकाश के परावर्तन से और उसके नियम से बनता है। तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब इसका पूरा पॉइंट मैं इरेज कर रहा हूँ,
दो तीन पॉइंट इसमें जो भी बताए गए आप इसको ध्यान रखिएगा, अपने माइंड में बनाए रखिएगा हमेशा, और हमेशा आप तरंगदैर्घ्य वाले पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसमें हर एक तरंगदैर्घ्य में बता दिया हूँ। दूसरा नोट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट ये है कि वह कौन सा गुण है जो प्रकाश के परावर्तन में बदलता नहीं है, बाकी हर गुण बदलते हैं। जैसे लैम्डा बदल सकता है, लैम्डा बदल सकता है, अगर मीडियम बदल गया तो लैम्डा बदल सकता है। और सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, सी नहीं स्पीड ऑफ लाइट, अगर कोई मीडियम दूसरा होगा, जैसे निर्वात या वायु के लिए तो मैं बता दिया हूँ, निर्वात या वायु के लिए 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ये आपको बताया गया। लेकिन अगर मीडियम दूसरा हो गया, सपोज कर लो जल हो गया, तो वहाँ चेंज हो सकती है, ये लाइट की स्पीड चेंज हो सकती है। ये निर्वात या वायु के लिए केवल है। अगर जल हो गया, पानी हो गया, पानी में भी आप जानते हैं कि लाइट प्रोपेगेट होती है। नहीं, अगर प्रोपेगेट नहीं होती तो पानी आपको आँख से दिखाई नहीं देता, वहाँ अंधेरा दिखाई देता आपको, तो वहाँ चेंज हो सकता है। या अगर कोई ठोस है तो वहाँ से भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो माध्यम में हर चीज़ें चेंज हो सकती है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, वही क्या है, तो आप इस बात को याद रखिएगा कि माध्यम में या इस तरह नोट कर लीजिए, प्रकाश परावर्तन की घटना में, प्रकाश परावर्तन की घटना में आवृत्ति, आपको अभी बताया हूं आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी आवृत्ति एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसी राशि है जो प्रकाश परावर्तन पर कोई प्रभाव नहीं डालती, अर्थात आवृत्ति नहीं बदलती है। तो अब आवृत्ति कैसे बदलती है, तो आवृत्ति बदलती है आवर्तकाल से, क्योंकि आवृत्ति का फार्मूला होता है F=1/T, आवर्तकाल, टाइम पीरियड से। ठीक है, आवृत्ति जो डिपेंड होती है वो टाइम पीरियड पे डिपेंड होती है, वो माध्यम पे डिपेंड नहीं होती है, यानी आवर्तकाल पे डिपेंड होती है। आवर्तकाल कैसा है उस पर डिपेंड होती है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा कि प्रकाश परावर्तन की घटना में आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आवृत्ति एक ऐसी राशि है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो बदलती नहीं है, किसमें, परावर्तन की घटना में। तो 3-4 पॉइंट आप यहां से याद रखिएगा। तीसरी पॉइंट अगर मान लिया जाए, अगला पॉइंट अगर मान लिया जाए कि माना माध्यम में प्रकाश की चाल v हो तथा माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है ये आगे पढ़ाया जाएगा आपको। अपवर्तनांक म्यू हो, म्यू कहीं लिखता है, कहीं एन भी लिखता है, एन म्यू है ये, म्यू या एन भी लिखता है कहीं। ठीक है, एन हो तब अब इसका फार्मूला क्या लिख सकते हैं माध्यम में प्रकाश की चाल का, तब माध्यम में प्रकाश की चाल v बराबर c/म्यू, म्यू जो होता है, म्यू अपवर्तनांक होता है, और अपवर्तनांक उस पर डिपेंड करता है कि माध्यम में प्रकाश के कण किस प्रकार हैं। अगर विरल है, माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, विरल और सघन, यानी रेयर और डेंसर। ये अपवर्तनांक जो होते हैं, अपवर्तनांक ये आपके 2 प्रकार इसके भी मिलेंगे, लेकिन माध्यम जो होता है ये भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है विरल माध्यम और एक होता है सघन माध्यम। तो ये आपको अपवर्तन में पढ़ाया जाएगा कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन क्या होता है। लेकिन फिर भी समझ लीजिएगा, विरल माध्यम का मतलब ये है कि जिसमें कण दूर दूर हों, और सघन माध्यम का मतलब ये जिसमें कण पास हों। जैसे एक रूम है, अब इस रूम में अगर 100 बच्चों को दौड़ाया जाए तो 100 बच्चों की स्पीड कम होगी, लेकिन अगर 3 बच्चे दौड़ाए जाए तो वो तेजी से दौड़ेंगे, यानी जिसमें संख्या ज़्यादा होगी उसमें स्पीड कम होगी। जैसे यहाँ देखिए, अगर माध्यम का अपवर्तनांक बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, घट जाएगी, किसमें, माध्यम में। तो इसका मतलब अगर म्यू की वैल्यू बढ़ती है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, और अगर म्यू की वैल्यू घटती है तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि अपवर्तनांक कैसा है, माध्यम कैसा है और उसका अपवर्तनांक क्या है, ये इस पर डिपेंड करता है। तो आशा करता हूँ इस पॉइंट को आप नोट कर लिए होंगे और समझ गए होंगे।
कि V=C/μ, यहाँ से भी एक फार्मूला, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा कि माध्यम में प्रकाश की चाल अगर आपको निकालना हो तो V माध्यम में प्रकाश की चाल है, C आपको बताया गया निर्वात में प्रकाश की चाल है, म्यू क्या है, म्यू ये आपका अपवर्तनांक है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अपवर्तनांक है। ये आपको आगे इसी चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे बताया जाएगा कि अपवर्तनांक क्या होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लें। इसके बाद अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, प्रकृति ये कंप्लीट हो गई, ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गई है कि प्रकृति आप जो पढ़ रहे थे एक टॉपिक, ये आपकी टॉपिक कंप्लीट हुई। इसके बाद नई टॉपिक क्या थी, नई टॉपिक थी प्रकाश का संचरण। नई टॉपिक क्या थी, प्रकाश का संचरण। तो अब नई हेडिंग होगी आपकी प्रकाश का संचरण, प्रकाश का संचरण। प्रकाश का संचरण, प्रकाश का संचरण, ये प्रोपगेशन ऑफ लाइट, प्रोपगेशन ऑफ तो एक पॉइंट अभी आपको पीछे बताया गया था कि इसका प्रोपगेशन कैसा होता है। तो आपको बताया गया कि प्रोपगेशन इसका जो है वो एक सरल रेखा में होता है। याद रखिएगा कि लाइट जो होती है वो एक सरल रेखा में होती है। कैसे, जैसे आप अपने घर में देखे होंगे, अगर कहीं छोटा सा घर में आपके जैसे रोशनदान है जो लगे होते हैं ऊपर छत के नीचे, तो उसमें प्रकाश की लाइट क्या होती है, आर पार जाती है। क्या होती है, आर पार जाती है। तो आप देखते हैं कि प्रकाश की जो लाइट होता है, यानी जो प्रकाश होता है वह सीधा सीधा निकलता है, सीधा सीधा निकलता है, वो मुड़ता नहीं है। तो इसका मतलब एक पॉइंट यहां से बन गया संचरण का कि प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में संचरित होता है। संचरित होने का मतलब होता है आगे बढ़ता है एक सीधी रेखा में, जैसे ये स्ट्रेट लाइन हो ऐसे आगे बढ़ता है। और ऐसे हम दिखाते भी हैं, प्रकाश की जो लाइट होती है ऐसे दिखाते हैं और ये हमेशा ऐसे आगे बढ़ता है सीधी रेखा में। तो एक आप यहाँ ऐसे समझने के लिए बना लेंगे कि सीधी रेखा में इस तरह ये क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में आगे की तरफ बढ़ता है। अब यह जो आपको मिल रहा है, ये जो किरण मिल रही है, ये आपको मैं बताया था कि ये जो किरण आप देख रहे हैं ये पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे कण होते हैं और उस कण को हम फोटान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोटान। और उसकी एनर्जी जो होती है वो h के बराबर होती है। एक फोटान की एनर्जी h के बराबर होती है। ठीक है, h। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्रकाश, ये ऐसे ही नहीं केवल चलता है कि एक ही लाइट ऐसे निकल जाए, नहीं, ये चलता है झुंड में, पुंज में, झुंड उसको बोलते हैं, या आप इसको बीम कह दीजिए, बीम, इंग्लिश में बीम समझिए इसको, बीम से ज़्यादा समझ में आएगा। तो प्रकाश जो है वह बीम की तरह प्रोपगेट होता है, बीम में प्रोपगेट होता है और सीधी रेखा में प्रोपगेट होता है। तो तीन कंडीशन इसकी बन सकती है, सीधी रेखा की तीन कंडीशन बन सकती है। एक तो ये बन सकती है कि वो तो समांतर चली जाए, समांतर हो जाए, और दूसरी कंडीशन ये बन सकती है कि अपसारी प्रकृति की हो जाए। कैसी हो जाए, अपसारी। अपसारी का मतलब है इसको डाइवर्जिंग बोलेंगे, डाइवर्जिंग। और तीसरी होती है अभिसारी, इसको कन्वर्जिंग बोलेंगे, अभिसारी। देखिए समांतर का मतलब क्या होता है, समांतर का मतलब है कि लाइन बिल्कुल उनकी गैपिंग बराबर हो, जैसे इस तरह से देखिएगा, ये अगर प्रकाश किरण पुंज है ऐसा, तो यह क्या है, यह समांतर है, यह समांतर है, यह आपका समांतर किरण पुंज है, समांतर प्रकाश की किरण पुंज है। इसमें क्या होगी, जो डिस्टेंस होगी एक लाइट से दूसरी लाइट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बीच में इसकी डिस्टेंस बराबर होगी और ये हमेशा आगे की तरफ ऐसे चलेगी, या कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं एक दूसरे को काटेगी नहीं। अब अपसारी का मतलब ये है कि फैली हुई प्रकाश की किरण होगी, वह उसको क्या कर देगा, एकत्रित कर दे, सेंट्रलाइज कर दे। यानी इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कि
नहीं, अपसारी का मतलब है ये फैला दे, एकत्रित किरण हो उसको क्या कर दे, फैला दे। फैला दे मतलब ये, जैसे कि ये सोर्स आपका है, ये सोर्स है, लाइट देखे होंगे टार्च वाली लाइट, वो क्या होता है, छोटा सा बल्ब होता है और जलाते हैं तो पूरा फैल के जलता है। जलता है कि नहीं जलता है? आप लाइट देखे होंगे टार्च वाली, तो उसका बल्ब होता है, बल्ब छोटा सा होता है और जब उसको जलाते हैं तो दूर तक ये पूरा फैल करके उजाला जाता है। तो वही होता है डाइवर्जिंग नेचर, वही अपसारी होता है। जैसे ये प्रकाश का स्रोत है, अब यहाँ से प्रकाश निकल रहा है तो इधर भी चल जा सकता है, इधर भी 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 जा सकता है। इस तरह से ये प्रकाश का स्रोत जो है, ऐसे ये स्रोत से क्या होता है, प्रकाश बिखरता हो यानी फैलता हो। तो अपसारी का मतलब यही होता है कि प्रकाश किसी सेंट्राइज यानी किसी केंद्रित बिंदु पर हो और वहां से पड़ने के बाद वो क्या हो जाए, फैल जाए। तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी नेचर कहते हैं, अपसारी प्रकृति कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जिंग। और अभिसारी, अभिसारी का मतलब है कन्वर्जिंग। इसका उल्टा कर दीजिए, यानी फैला हुआ प्रकाश आए। ये देखिए हेड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ फैला हुआ है, मतलब यहाँ पर एकत्रित था, ये फैला हुआ है। अब फैला हुआ रहेगा, एकत्रित होगा, जैसे ऐसा हो सकता है, ये प्रकाश किरण आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है और ये आ रही है, यहाँ पर क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई। देखिए यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यानी यहाँ प्रकाश स्रोत है और ये इससे प्रकाश की किरण क्या हो रही है, फैल रही है। और यहाँ क्या है, प्रकाश की किरण फैली हुई है और यहाँ स्रोत पे क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, इकट्ठा हो रही है। तो ये इकट्ठा होने वाली कंडीशन है और ये कैसी है, ये दूर होने वाली कंडीशन है। तो इसको बोलेंगे अपसारी और इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी। तो दो प्रकृति याद, तीन प्रकृति याद रखिएगा, संचरण में तीन चीजें याद रखिएगा। समांतर ऐसे बनेंगी, अपसारी प्रकृति ऐसे होगी और अभिसारी प्रकृति इस तरह से होगी। अब ये चीज आपकी प्रकाश संचरण की एक हेडिंग ये भी पूरी हो गई आपकी, कि जो आपका प्रकाश पुंज होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक समांतर किरण पुंज होता है, एक अपसारी किरण पुंज होता है और एक अभिसारी किरण पुंज होता है। समांतर किरण पुंज जो होता है वो प्रकाश की लाइट समांतर चलती है उसमें। अपसारी जो होती है वो प्रकाश की किरण फैली हुई होगी, केंद्रित होगी, उसको फैला देगा, केंद्रित होगी उसको क्या करेगा, फैला देगा। और अभिसारी का मतलब है फैली हुई उसको क्या करेगा, केंद्रित कर देगा। यानी बड़ा स्रोत होगा उसको सेंट्रलाइज करके छोटे में कर देगा और छोटा होगा उसको फैला करके क्या कर देगा, बड़ा कर देगा। ठीक है, तो ये हो गया समांतर, अभिसारी और अपसारी और अभिसारी। तो इसको आप नोट कर लेंगे, केवल फिगर बना लीजिए आप, फिगर से ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि ये समांतर है, ये अपसारी और ये क्या है, अभिसारी है। तो दो चीजें याद रखिएगा इसमें, एक तो जो पहला बताया गया कि सीधी रेखा में संचरित होता है, दूसरा ये बताया गया कि प्रोपगेशन में आप बीम ऑफ लाइट देखें, बीम ऑफ लाइट में समांतर यानी पैरेलल, अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग नेचर, अभिसारी और कन्वर्जिंग नेचर। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। अब आगे क्या है कि इसमें आप देखे होंगे कि जब आप लाइट को यानी प्रकाश को किसी वस्तु पे पड़ते हुए देखते हैं तो वहाँ महसूस करते हैं। जैसे मान लो कि अगर कहीं लाइट कम पड़ रही हो, जैसे कोई वस्तु है, उस वस्तु पर लाइट अच्छे तरीके से नहीं पड़ रही है, उसके बगल में पड़ रही हो या उसके ऊपर नीचे पड़ रही हो, तो वस्तु की छाया बनती है। छाया का मतलब ये है जिसको हम परछाई कहते हैं। परछाई, परछाई देखे होंगे ना, परछाई का मतलब है कि परछाई कब बनती है, परछाई तब बनती है जब प्रकाश किरण यानी जो प्रकाश स्रोत है वो स्रोत उस पर लाइट को न डाले, उसके ऊपर डाल दे, उसके बगल में डाल दे, उसके नीचे डाल दे, उस स्रोत पे ना पड़े। अगर स्रोत पे यानी वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है तो हमें उसकी छाया दिखाई देती है, हमें उसकी क्या दिखाई देती है, छाया दिखाई। और अगर उस पर पड़ गया, अगर पूरा प्रकाश स्रोत उसी पे पड़ गया तो उसकी छाया नहीं बनेगी, उसकी छाया नहीं बनेगी। ठीक है, जैसे आप अपनी छाया देखे होंगे, अपना आप परछाई देखते होंगे, जब प्रकाश जो है लगभग दोपहर का टाइम होता है, 12 बजता है, ठीक है, तो हमारे सर के ऊपर क्या होता है, सूर्य होता है, तो हमारी परछाई एकदम बिल्कुल सीधी सीधी होती है और बहुत कम दिखाई देती है कि हमारी परछाई बनी हुई है। लेकिन अगर शाम हो गई तो आप अपनी परछाई खुद से देख सकते हैं। तो शाम होने के बाद क्या होता है, हमारा जो प्रकाश सूर्य से आता है वह हमारे सर के यानी हमारे पूरे वस्तु पर यानी हमारे पूरे उस पर नहीं पड़ता है, वो कन्वर्ज होता है, बगल में हो जाता है, इस बगल में हो जाता है या पीछे की तरफ हो जाता है, तो हमें छाया दिखाई देती है। लेकिन अगर
वही प्रकाश हमारे पूरे शरीर पर एकदम सही तरीके से पड़े तो हमको छाया बहुत कम दिखाई देगी, या हमको अपनी छाया नहीं दिखाई देगी। आप पानी में देखे होंगे, पानी के सामने आप खड़े हो जाइए तो आपको उसमें उसकी छाया दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ प्रकाश की किरण जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, और पूरी आपके शरीर पर पड़ करके नहीं जा रही है, बल्कि बगल से जा रही है, बगल से जा रही है, या ऊपर से जा रही है, नीचे से जा रही है। तो छाया का मतलब यही होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सपोज कर लो कि ये कोई प्रकाश स्रोत है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। अब इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकलेंगी, आपको बताया गया। जैसे मान लो ये कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें निकल रही हैं, ऐसे ऐसे, ये प्रकाश स्रोत है, इससे प्रकाश किरणें इस तरह निकल गई हैं, ठीक है। तो अब आप जानते हैं, अगर सपोज कर लो कि यहाँ पर कोई ऐसा पॉइंट आ गया, ऐसी कोई चीज़ रख दी गई जो प्रकाश को रोकती हो, प्रकाश को क्या करती हो? रोकती हो। जैसे ये कोई चीज़ रखी हुई है, रोकने का मतलब इसको कहते हैं अवरोधक। क्या कहते हैं? अवरोधक। अवरोधक का मतलब ये है कि ये प्रकाश को क्या कर रहा है? रोक रहा है। देखिए, जो इसके सामने जा रहा था वो रुक करके टकरा करके वापस चला आएगा, ये टकरा करके क्या होगा? वापस चला जाएगा, ठीक है। अब इसके सामने अगर हम कोई पर्दा लगा दें, इसके सामने अगर हम कोई पर्दा लगा दें तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर तो पूरी इमेज बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्रकाश की लाइट क्या हो गई है? गुजर गई है, तो यहाँ पूरी इमेज बन जाएगी। पर्दे पर यहाँ कंडीशन में, यहाँ पर नीचे, यहाँ इतने दूर, ये यहाँ पर पूरी इमेज बन जाएगी, यहाँ पर, और यहाँ पे भी पूरी इमेज बनेगी, यहाँ भी इमेज बनेगी। लेकिन जहाँ पे प्रकाश किरण नहीं पड़ी है, जैसे यहाँ से यहाँ तक नहीं पड़ी है ना, क्योंकि अवरोध इसको रोक लिया है, तो यहाँ पे क्या बनेगी? छाया बनेगी। आपको यही तो बताया हूँ अभी मैं कि जहाँ प्रकाश किरण नहीं पड़ती है वो इसी से छाया बनती है। जैसे वस्तु है, अब यहाँ पर कोई अवरोध रख दिया गया, अब इसके आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी। जहाँ से जा रही है पूरी निकल जा रही है, वहाँ क्या बनेगी? यहाँ पर आपको प्रकाश पूरा प्रकाशित हुआ दिखाई देगा। प्रकाशित का मतलब यह है कि यहाँ पर पूरा आपको दिखाई देगा, इमेज, प्रतिबिंब दिखाई देगा आपको पूरा, लेकिन यहाँ पर छाया नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे भी क्या होगा? प्रकाशित दिखाई देगा, पूरा प्रकाश दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ से पूरा प्रकाश क्या हुआ है? आगे की तरफ निकल गया। लेकिन यहाँ क्या हो गया? यहाँ कोई अवरोधक रख दिया गया है। अवरोधक का मतलब जो प्रकाश को अपने आर पार से न जाने दे। यहाँ पर अवरोधक रख दिया गया है, तो जहाँ तक अवरोधक रखा गया है उसके बीच प्रकाश किरण नहीं निकलेगी, तो वो क्या बनेगा? छाया बनेगा। तो ये छाया होता है। छाया भी आप समझ जाइएगा। छाया का मतलब परछाई होती है। तो परछाई इसीलिए दिखती है क्योंकि हम जो है प्रकाश स्रोत अब अच्छे तरीके से पड़ता नहीं है वस्तु पे, तो हमें उसकी छाया दिखाई देती है। जब उसके साइड में, जैसे देखिए ये साइड में पड़ा तो यहाँ दिखा, और ये साइड में पड़ा यहाँ दिखा, लेकिन यहाँ नहीं पड़ा तो इसकी क्या दिख गई? छाया दिख गई। तो छाया तब दिखती है जब प्रकाश स्रोत उस पर सीधे तरीके से नहीं पड़ता है। स्रोत से जो प्रकाश जाता है वो सीधे तरीके से उस पर नहीं पड़ता है, उसके बीच में कोई अवरोध आ जाता है, तो छाया बनती है। तो क्या बनती है? छाया बनती है। तो ये इस तरीके से हम प्रकाश का संचरण भी पूरा कर लिए। इसमें आप आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि छाया किस तरह से बनती है, और हमेशा प्रकाश की किरण जो है वो सीधी रेखा में संचरित होती है, इसको भी समझ गए होंगे। अगर इसको नोट करना है तो आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये ऐसा अवरोधक होना चाहिए जो अपारदर्शी हो। कैसा हो? अपारदर्शी। अब अपारदर्शी का मतलब भी समझ लीजिए क्या होता है। अपारदर्शी, देखिए 3 चीजें होती हैं वस्तु में। अगर देखा जाए तो वस्तुएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पारदर्शी, जो प्रकाशित स्रोत ये होता है ना, ये कोई वस्तु ही तो होगा, जैसे बल्ब है तो वस्तु ही तो है वो। तो ऐसे ही वस्तुएं जो होती हैं प्रकाश स्रोत के आधार पे वो 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है पारदर्शी, एक क्या होती है? पारदर्शी। और एक होती है अल्प पारदर्शी, और एक होती है अपारदर्शी, जो अभी यहाँ लिखी गई, आपको दिखाया गया यहाँ पे अपारदर्शी। तो अपारदर्शी, पारदर्शी और अल्प पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये है कि जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए। जैसे लेंस है, आपके आंख में लेंस लगा होगा, उससे प्रकाश जो है आर पार निकल करके रेटिना पे पहुंचता है, तब जाकर के किसी वस्तु का इमेज जो है वो रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ह्यूमन आई पर, यानी मानव नेत्र पर इमेज कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपका आंसर होगा मानव नेत्र पर इमेज रेटिना पे बनता है। उसके पहले लेंस लगा होता है, आई लेंस, नेत्र लेंस, उससे प्रकाश होकर के आगे निकल जाता है। तो उस लेंस को हम क्या बोलेंगे? वो पारदर्शी है, यानी जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए, जिससे प्रकाश क्या हो जाए? आर पार निकल जाए, तो उसको हम पारदर्शी बोलेंगे।
और अल्प पारदर्शी मतलब जिससे बहुत कम मात्रा में निकल जाए। जैसे तेल लगा हुआ कागज है, आप उस पर बैटरी जलाइए तो बहुत कम मात्रा में प्रकाश दूसरी तरफ दिखाई देगा। या घिसा हुआ कांच मिल जाए, घिसा हुआ कांच हो लेकिन घिसा हुआ हो, तो उस पर आप लाइट जलाइए, टॉर्च जलाइए तो थोड़ी बहुत मात्रा में प्रकाश आर पार दिखाई देगा, तो वो अल्प पारदर्शी है। और अपारदर्शी समझ रहे होंगे जिसके आर पार प्रकाश किरण ना जा पाए, यानी जिससे प्रकाश आर पार ना हो पाए। जैसे आप जिस टेबल पर बैठ के या जिस चेयर पर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, उस चेयर को देखेंगे तो उससे प्रकाश किरण आसपास आर पार नहीं जाती है, तो वो अपारदर्शी है। अगर थोड़ी बहुत मात्रा में चली जाती है तो अल्प पारदर्शी है। अल्प का मतलब होता है छोटा, और पारदर्शी लगा हुआ इसका मतलब थोड़ी सी मात्रा में आर पार जाए, और पारदर्शी का मतलब पूरी मात्रा में क्या हो जाए, आर पार चली जाए। तो ये वस्तुएं 3 प्रकार की, इसको भी समझे रहिएगा। और ये 3 प्रकार की वस्तुएं भी हो गई, और आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर मैं आगे की टॉपिक देख रहा हूँ। इसके बाद टॉपिक थी प्रकाश परावर्तन, अर्थात प्रकाश परावर्तन का तो जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से 2 नंबर पक्का वाला क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है। आपने प्रकाश की नेचर देख ली और प्रकाश की तमाम चीज़ें देख ली। आप इसके बाद अब देखिए लास्ट टॉपिक है परावर्तन और परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन, ये आपकी नई हेडिंग होगी। प्रकाश का परावर्तन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो आपके चैप्टर का नाम भी है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किस तरह से होता है, इसको समझिएगा पहले कि किस तरह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। आप कैसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को पढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा। आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट 2 प्रकार से मैं पढ़ाऊंगा। एक तो पढ़ाऊंगा समतल सतह से, आप टारगेट में देखे होंगे, हाँ लिखा गया होगा समतल सतह से, और एक होगा गोलीय सतह से या वक्रीय सतह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, गोलीय सतह से, ठीक है, गोलीय सतह से, फ्रॉम प्लेन सरफेस और फ्रॉम स्फेरिकल सरफेस। अब फ्रॉम प्लेन सरफेस से परावर्तन कैसे होता है, तो परावर्तन होता कैसे है पहले इसको देखिए। यानी जब प्रकाश की किरण किसी प्लेन सतह से टकरा रही हो, जैसे ऐसी सतह आ जाए, ये आपकी प्लेन सतह है, ये प्लेन है पूरी, लेकिन इसके पीछे क्या करनी होनी चाहिए, पालिश होनी चाहिए। यानी यह जो आपको दिख रहा है ये कैसा होना चाहिए, ये सबसे पहले आपका ये जो सरफेस है इसकी कंडीशन है, इस कंडीशन को याद रखिएगा कि सरफेस की कंडीशन होनी चाहिए। और पहली कंडीशन ये है कि ये सरफेस जो आप देख रहे हैं, अगर प्लेन से कर रहे हैं तो सरफेस कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए। दूसरा, चिकना होना चाहिए। और तीसरा क्या है, अपारदर्शी होना चाहिए, अपारदर्शी, यानी प्रकाश आर पार ना जाए, अपारदर्शी होना चाहिए, ठीक है। समतल का मतलब यह है कि प्लेन होना चाहिए और शाइनी होना चाहिए। और अपारदर्शी आप इसको बोल सकते हैं कि ओपेक बोलते हैं, ओपेक इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं, और इसको शाइनी और इसको प्लेन। तो सरफेस इस तरह से होना चाहिए। अब क्या होगा, अब जब प्रकाश की किरण आएगी तो आप देख रहे हैं कि प्लेन है, अपारदर्शी है, तो पार नहीं जाएगी। अगर पार चलेगी तो अपारदर्शी नहीं है, तो आपका पारदर्शी हो गया। तो अपारदर्शी है तो इसका मतलब टकरा करके क्या हो जाए, इसी दिशा में वापस लौट जाए। तो जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर या समतल सतह पर पड़ती है तो टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। जब इंपॉर्टेंट है ये, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में
वापस लौट जाती है, लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब सतह कैसा होना चाहिए, आपको कंडीशन याद रखिएगा, सतह कैसी होनी चाहिए, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश किसी समतल सतह पर पड़ती है तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जहाँ पर पड़ी है इसके कुछ नाम देख लीजिए। जैसे जो प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। इसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इंग्लिश में बोलेंगे इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे। इसको मैं IR से लिखता हूँ, IR इंसिडेंस रे शॉर्टकट में। और जो टकरा करके वापस लौट रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। इसको इंग्लिश में कहेंगे रिफ्लेक्टिव रे, RR। और जहाँ से टकरा रही है इसको बोलेंगे आपतन बिंदु या परावर्तन बिंदु बोलेंगे। अपवर्तन में आपतन बिंदु बोलते हैं, इसको बोलेंगे परावर्तन बिंदु, परावर्तन बिंदु। तो ये हो गया आपका परावर्तन, और इस नाम को याद रखिएगा। इसके बाद हम आपतन बिंदु से एक लंबवत, इस पर लंबवत एक लाइन खींचते हैं। इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल, अर्थात अभिलंब बोलते हैं इसको, और इंग्लिश में इसको नॉर्मल बोलते हैं। ये सरफेस पर लंबवत होता है, 90 डिग्री से होता है, यानी सरफेस से इसका जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये होता है अभिलंब, इसको नॉर्मल बोलते हैं। इसको बोलते हैं आपतित किरण, यानी कि आप इंसिडेंस रे बोलते हैं। अपवर्तित, ये परावर्तित किरण होती है, रिफ्लेक्टिव रे होती है। और ये आपका परावर्तन बिंदु है, रिफ्लेक्शन पॉइंट है। और ये आपका नॉर्मल है, अभिलंब है। और परावर्तन क्या होता है ये समझ गए। और परावर्तन में कुछ चीज़ें जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतन बिंदु, इस चीज़ को समझ गए। अब जब आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो समतल सतह से भी परावर्तन दो तरह से होता है। एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर। एक रेगुलर होता है और एक इर्रेगुलर होता है। तो इसको मैं, आप अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसको मैं इरेज करना चाह रहा हूँ, इसको इरेज करना है मुझे, तो इसको नोट कर लिए होंगे आशा करता हूँ। और वीडियो लंबी हो रही है जिसके कारण आपको थोड़ा सा परावर्तन बिंदु को समझ लेना है। और गोलीय सतह से परावर्तन हम कल बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। लेकिन इसको हम दो तरह से पढ़ते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। नियम भी कल मैं बताऊंगा, इसका परावर्तन नियम, इसका कल बता दूंगा मैं कि परावर्तन नियम क्या होता है। ठीक है, नियम इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट था। तो दो प्रकार से होता है, एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और एक होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन को बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन और अनियमित परावर्तन को बोलेंगे इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब नियमित परावर्तन क्या होगा, तो इसमें आप देखेंगे कि प्लेन जैसा इसके पहले था वैसे ही होना चाहिए, ये सरफेस वैसा ही होना चाहिए। और जो इंसिडेंस रे थी और जो रिफ्लेक्टिव रे थी और इसके बीच में जो नॉर्मल था, नॉर्मल ये आपको बताया गया था, ये आपका IR है, ये पहले आपको बताया गया है, ये IR है और ये RR है, ये आपका पॉइंट O है, ये N है, ये क्या है, N है, नॉर्मल है। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है, यह एंगल इस एंगल के बराबर, अगर इसको देखा जाए तो ये एंगल I होगा। इंसिडेंस से जो बनता है, यानी इंसिडेंस रे से जो नॉर्मल के बीच का कोण होता है उसको इंसिडेंस एंगल बोलते हैं, इसको I से लिखते हैं। और रिफ्लेक्टिव रे और जो नॉर्मल के बीच में कोण बनता है इसको रिफ्लेक्टिव एंगल बोलते हैं, इसको R से लिखते हैं। अगर एंगल I एंगल R के बराबर हो गया, एंगल I एंगल R के बराबर हो गया तो कहेंगे ये क्या है, ये रिफ्लेक्शन है। और कैसा रिफ्लेक्शन है, नियमित वाला है, ये रेगुलर है। और यही रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम भी है। रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, सदैव बराबर होता है। तो जो परावर्तन परावर्तन नियम का पालन करता हो उसको क्या कहते हैं,
नियमित परावर्तन कहते हैं। अर्थात यही परावर्तन है और यही परावर्तन नियम भी दूसरा है, जिसमें आपतन कोण परावर्तन कोण का क्या होता है, बराबर होता है। यानी एंगल आई एंगल आर का क्या होता है, बराबर होता है। इंसिडेंस एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टिव एंगल, रिफ्लेक्टिव एंगल अगर ये बराबर हो गया तो क्या हो जाएगा आपका, ये नियमित परावर्तन होगा। अगर ये सरफेस इस तरह से हो गया, जैसे ऐसे, ये सरफेस प्लेन नहीं है, तो ये प्रकाश किरण पड़ी यहाँ पे ऐसे चली गई, ये पड़ी ऐसे चली गई, ये पड़ी ऐसे चली गई। ये देखिए नॉर्मल आप हर जगह डालिए, नॉर्मल यहाँ डालिए, नॉर्मल यहाँ डालिए, नॉर्मल यहाँ डालिए, ये देखिए एंगल बराबर नहीं है, एंगल एक भी बराबर नहीं है कहीं भी। ये देखिए एंगल बराबर नहीं है, तो जिसमें एंगल आई नॉट इक्वल टू एंगल आर होगा वह क्या होगा, वह अनियमित परावर्तन होगा। यानी ऐसा परावर्तन जो परावर्तन नियम का पालन नहीं करता हो उसको क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन। दूसरी बात ये कि इसकी सतह कैसी है, रफ है, यानी खुरदरी सतह होती है। जैसे दीवार है ना, दीवार से जो परावर्तन होता है वह होता है अनियमित परावर्तन। क्या होता है, अनियमित परावर्तन। उसमें परावर्तन नियम का पालन नहीं होता है, प्रकाश किरण पड़ी इधर से और गई बहुत ज्यादा कोण से, तो यानी जिसमें एंगल आई एंगल आर के बराबर ना हो, ये एंगल इस एंगल के बराबर ना हो, वो क्या होगा, अनियमित परावर्तन। और जिसमें बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। तो आशा करता हूं कि आप एक परावर्तन समझ गए होंगे, समतल सतह से परावर्तन। ठीक है, आशा करता हूं कि आप हर वीडियो की हर चीजें समझ गए होंगे। अब अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल हमारा करके एजुकेशनल हब, इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि परावर्तन नियम क्या है और परावर्तन गोलीय सतह से किस प्रकार होता है परावर्तन, ये बताया जाएगा आपको। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।